वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है जो कि जनरल केमिस्ट्री के अंदर इसको हमें पढ़ना होता है। बेसिकली जनरल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होता है और इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये चैप्टर क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, और लगभग सारे एग्ज़ाम्स से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इससे क्वेश्चन बनना श्योर है कि आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। दूसरी बात, जो भी बच्चे हैं जो टारगेट में हैं, या मैं बात करूँ 11th के बच्चे हैं जो कि जेई की, नीट की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लाइक पंतनगर यूजी, तो मैं बताऊं उनके लिए फ़िज़िक्स में भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स में हम इसे फ़िज़िक्स में भी पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हमें कवर क्या करना है। एक सिलेबस हमारा क्लियर होना चाहिए किसी भी चैप्टर का, कि हमें बेसिकली क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि चैप्टर में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगा। वो सिलेबस का ओवरव्यू से आप फ्रंट पेज पे आप उसको लिखोगे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, और आप कभी भी रिवीजन करोगे तो उन पॉइंट्स को आप बार बार देखोगे तो आपको एटलीस्ट किस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि एक एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, तो मैं बताऊं कि सिलेबस हमारा क्या है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इस चैप्टर में जो पहला हमें टॉपिक कवर करना है वो होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। पहला हमें जो कवर करना है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा दूसरा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। बेसिकली डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई। थ्योरी आने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि ये जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी फेल हुई। वो जो फेल होने का जो रीज़न था वो ये था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हुई, फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स आया। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमें डिस्कवरी पढ़नी है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तीसरा हमें पढ़ना होगा डाटा, जो कि डाटा है रिलेटेड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना होगा। इनके मास, इनके चार्ज, इनकी डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें जो कि जितने भी हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड हमें कवर करना होगा। फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में हमें पढ़ना होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फोर्थ पॉइंट में बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। वो एक टॉपिक इसी के अंदर आ जाएगा, डेटा रिलेटेड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स में आ जाएगा। उसके बाद हमें जो पढ़ना होगा एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे बेटा? एटॉमिक मॉडल पढ़ना होगा। इसके बाद हमें पढ़ना होगा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पहला हमें पढ़ना होगा थॉमसन मॉडल। पहला हमें पढ़ना होगा थॉमसन मॉडल। फिर हमें पढ़ना होगा, मैं आपको बताऊं, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद हमें पढ़ना होगा थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूँ बोर्स मॉडल।
क्या पढ़ना होगा, बोर मॉडल। अब थोड़ा सा ध्यान से मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहूँगा। पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तीसरा डाटा रिलेटेड टू द फंडामेंटल पार्टिकल्स, चौथा एटॉमिक मॉडल या अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इसको बोलते हैं। जो मॉडल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। इसके बाद हमें जो पढ़ना होता है, मैं बताऊं, रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में और भी काम किए गए। मतलब रदरफोर्ड और इनके बीच में और भी कुछ मॉडल्स आए जो थे क्या, पहला था डुअल नेचर ऑफ लाइट, फिर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW जिसको बोलते हैं, फिर था प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना जो है वो है, पढ़ना है हमें, आपको याद भी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये रदरफोर्ड और बोर मॉडल के डिस्कवरी के बीच में इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ा। मैं बताऊंगा ये पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही। बोर मॉडल के बाद हमें स्पेक्ट्रम कवर करना होगा, ठीक है, तो वो बोर मॉडल का ही पार्ट है। इसके बाद हमें पढ़ना होगा वेव, फोर्थ मॉडल की मैं बात करूं तो वेव मैकेनिकल मॉडल होगा। वेव मैकेनिकल मॉडल और बोर मॉडल के बीच में हमें पढ़ना होता है, मैं बता देता हूँ, वो पढ़ना होता है, यहाँ पे लिखोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या ऐसे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल बोलते हैं। देख लो सभी लोग, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट वेव मैकेनिकल मॉडल में ही हम समझ लो कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल प्रिंसिपल पढ़ना है। इसी में जो हमें पार्ट पढ़ना होगा, इसको 1 डाल लो। दूसरा पढ़ना होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ना होगा, है ना, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना होगा। इसके बाद हमें पढ़ना होगा क्वांटम नंबर। अगर मैं 5th की बात करूं तो पढ़ना होगा हमें क्वांटम नंबर। उसके बाद में पढ़ना होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हमें पढ़ना होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। पहला हमें पढ़ना होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इसी में हमें N+L रूल भी पढ़ना होता है। N+L मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, N+L रूल भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है हमें हुंड्स रूल पढ़ना है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ये हमारा टॉपिक है, सिलेबस है, जिसको हमें कवर करना है। सब यही सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। मैंने बोला बोर मॉडल का पार्ट हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नोट करो सभी लोग। पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तीसरा अगर हम बात करें तो डेटा रिलेटेड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। चौथे की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक मॉडल को अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जिसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल के बीच में ये पॉइंट्स हमें लिखना होगा। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में हम डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बाय प्लैंक
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमें पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद बेसिकली हम लोग बोर को कंप्लीट कर लिया, उससे पहले ये डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल और बोर मॉडल के बीच में डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कंप्लीट होने के बाद जो एंड में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्वांटम नंबर्स। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे लगता है ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है। जिस बच्चे को फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो बच्चा केमिकल बॉन्डिंग में सफ़र नहीं करेगा। जिस बच्चे को क्वांटम नंबर एंड फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड या वेव मैकेनिकल मॉडल में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, किस में, बॉन्डिंग में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए इसको आप नोट करो, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अब हमें पढ़ना है, पहला हमें कवर करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। क्या बात करना बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे आप लोग। अगर मैं बात करूं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, अगर मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करूं तो डाल्टन्स ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को डिफाइन किया था। बेसिकली है क्या, मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है बेसिकली एटम्स। क्या पढ़ना है, एटम्स। तो ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवाइड। मतलब जो एटम है वो लैटिन वर्ड है जिसमें ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवाइड। इस जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो एटम के इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता था। मतलब ऐसा मानना था कि जो एटम्स थे वो डिविजिबल नहीं थे, वो इंडिविजुअल था, इकलौता था। इसी को बेस बना के डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी को दिया। डाल्टन ने क्या कहा, मैं उसको अगर बात करूं कि डाल्टन ने क्या कहा, जो स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो डाल्टन ने कहा कि एवरी मटेरियल इज़ मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। नोट कर लोगे सभी लोग, एवरी मटेरियल इज़ मेड अप बाय extremely small particles. Every material is made up by extremely small particles which take part in chemical reaction, and which cannot further subdivided. मीन्स डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है। मतलब डाल्टन ने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मैं वर्ड बताऊं, एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब अति सूक्ष्म, जिसको बहुत ही छोटा मानते हैं या हम अल्टीमेट कह सकते हैं, इनसे मिलके बने होते हैं। और ये एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी कि एवरी मटेरियल इज मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड विच कैन नॉट फर्दर सबडिवाइडेड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी थी। क्या थी? वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा।
क्या था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक? पहला था, नोट करोगे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे शेप, साइज, मास में। जैसे कार्बन के एटम्स को हमने यहाँ पे यूज किया, कहीं भी ले जाएं कार्बन के एटम को, तो जो एटम्स होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, किसमें? शेप, साइज, मास और वॉल्यूम में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। मतलब एक हाइड्रोजन का एटम हो, एक हीलियम का एटम हो, तो ये आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, ऐसा मानना था इनका। किसमें? शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम में। इसके बाद जो इन्होंने बोला थर्ड पॉइंट कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंड फोर्थ की मैं बात करूं तो इन्होंने कहा था एटम्स फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन से मतलब है, आप ऐसे देख सकते हो कि एल्यूमिनियम है या कैल्शियम ले लो, कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CaO बनाता है। अब इसको ट्वाइस करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो आप यहाँ कहोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ देखोगे तो कार्बन नहीं, कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मतलब मेरा ये कहना है कि बेटा एक सिंपल रेशियो फॉर्म करें। डेफिनिट प्रपोर्शन का मतलब होता है सिंपल रेशियो लाइक 2:1, 3:2, 2:5, ये सभी क्या हैं? सिंपल रेशियो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इन्होंने अपने डेफिनेशन में बोला ही था कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, मतलब उनको डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं हम कर सकते, तोड़ नहीं सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर द every material is made up by extremely small particles or ultimate particles which takes part in chemical reaction and which cannot further subdivided। मतलब एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं मीन्स ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था वो यही था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इनको आपने अगर नोट कर लिया हो तो हम लोग ड्रॉबैक डिस्कस करें। ठीक है, ड्रॉबैक को हम लोग को डिस्कस करना होगा। नोट कर लिया सबने? मैं ऐसा करता हूँ, इधर रफ करता हूँ, उधर आप लोग नोट करो फटाफट, इनको भी नोट करो। टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को नोट करने के लिए। ठीक है, कर लिया रफ? नोट कर लिया? मैं रफ करूँ इसको? ठीक है। मैं यहाँ बात करता हूँ
ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, DAT मैंने लिख दिया, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं बताऊं आपको, जो पहला बात है, पहला है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, DAT डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज फेल्ड और डिस्कार्डेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को फेल कर दिया गया था या डिस्कार्ड किया था। ये एक मेजर ड्रॉबैक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा ड्रॉबैक क्या है मैं लिखता हूँ दूसरे पॉइंट में। देखोगे हम लोगों ने पहला पॉइंट इसमें लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। गलत है ये भी। क्यों गलत है भाई? ये स्टेटमेंट गलत ये है कि सेम एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ एटम्स की, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 and 12 है, कार्बन 6 and 13 है, कार्बन 6 and 14 है, इन तीनों के एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये तो फेल हो गया भाई। मतलब आपको मालूम है कि जो डाल्टन्स की कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट है आपने लिखा है वो फेल हुआ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोपिक एलिमेंट्स थे, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, यूरेनियम हुआ, बोरोन हुआ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और आइसोटोपिक अगर फॉर्म में पाए जाएंगे तो उनके एटम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है, बट मेजर ये है, ये ड्रॉबैक भी है। आज हम कह सकते हैं कि ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट मैं इनमें बोलूँ तो इन्होंने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आप समझो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। मैं आपको बात करता हूँ, नाइट्रोजन 714 एंड कार्बन 614 की बात करते हैं। देख लो बेसिकली ये मासेस क्या हैं, ये मासेस क्या हैं? आप देखिए दोनों के मासेस सेम है ना। मतलब आइसोटोप्स की वजह से तो पहला स्टेटमेंट फेल हो गया था कैरेक्टरिस्टिक का, और आइसोबार्स की वजह से दूसरा स्टेटमेंट फेल होगा। क्यों भाई? ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट देयर मासेस आर सेम ड्यू टू आइसोबार्स। और आइसोबार्स में ऐसा ही होता है कि दो ऐसे एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट देयर मासेस आर सेम। यहाँ के केस में यही हो रहा है। देखो नंबर 6 and 7, यहाँ पे जो मासेस हैं 14 and 14, सो दैट इनके एटम्स भी क्या होंगे भाई? सेम ही होंगे। ये गलत है कि ये सेम नहीं होंगे, मतलब ये पॉइंट भी ड्रॉबैक ही है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट्स में कहा गया है कि एटम्स नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। आप बताइए, बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, बहुत सारे रेडियोएक्टिव ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एक एटम होता है ब्रेक होकर दो अलग अलग एटम्स में टूट जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड से हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये कहना भी गलत है कि एटम्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही सब लोगों को कि नहीं आ रही भाई? मतलब ये पॉइंट भी फेल है। आप इसको पॉइंट में अगर मैं कहूँ तो एटम्स नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, तो ये गलत है। एटम्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। एटम्स को बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड से हम एटम्स को बना लेते हैं। बहुत सारे मैन मेडेड एटम्स बने हुए हैं। आप देख लो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डीके होता है उनमें भी टूट के वो दो पार्ट में चले जाते हैं, दो अलग अलग एटम्स को क्रिएट कर देते हैं। मीन्स ये पार्ट भी क्या है? गलत है। अब मैं आना चाहूँगा पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 देखो सभी लोग। पॉइंट नंबर 4 में कहा कि दे एटम्स फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब सिंपल रेशियो। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब सिंपल रेशियो। मैं बताऊं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सब्सटेंस भी हैं,
नॉन स्टाइकोमेट्रिक सब्सटेंस भी हैं। लाइक देखो Fe.93O, आपने सॉलिड में डिफेक्ट पढ़ा होगा, तो डिफेक्ट्स में ऐसे कंपाउंड भी तो होते हैं, मैग्नीज का होता है, Fe का होता है, Sn का होता है। बोलिए, जैसे SN4.44O8 की मैं बात करूँ, ये भी एक तरह का कंपाउंड है। तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, हम ये कहना गलत है कि जो एटम्स होंगे वो डेफिनेट प्रपोर्शन को फॉलो करेंगे, ये पॉइंट भी ड्रॉबैक ही है। तो आपने देखा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट्स थे वो सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट फेल हो रहे हैं। मेजर जो ड्रॉबैक का रीजन था जिसको हमें कवर करना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डाल्टन्स और DAT वाज फेल्ड और डिस्कार्डेड। एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक को भी वन बाय वन हमने एनालाइज किया, देखा कि उनमें भी प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए हम जो इसका मेजर ड्रॉबैक है उसी को इशू बना के आगे के चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मतलब आपको पता चल गया कि एटम्स के अंदर और भी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, या जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग डिस्कवर करेंगे कैथोड रेज, एनोड रेज एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको ध्यान से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। ठीक है, हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिया और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अब हमें बेसिकली ड्रॉबैक जो मेजर था वो था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। तो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी फेल होने का जो रीज़न था, उस रीज़न को हम एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किए। तो मैं बताऊं, बेसिकली अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो पहले डिस्कवरी है मैं बात करूं तो फर्स्ट डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्या बेटा? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बेसिकली इस डिस्कवरी को मैं बताऊं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया उन्होंने जिसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली ये ग्लास ट्यूब है। क्या है बेटा? इस ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में दो प्लेट लगी होती हैं कुछ इस तरीके से। इन प्लेटों को हम लोग बेसिकली इस तरीके से एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक वैक्यूम पंप लगाते हैं, वैक्यूम पंप यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप यूज करते हैं, ये देख लोगे। वैक्यूम पंप बेसिकली क्रिएट वैक्यूम। क्या करता है? ये वैक्यूम क्रिएट करता है किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब। ये बेसिकली ग्लास ट्यूब होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस वॉल पे हम लोग एक कोटिंग करते हैं और ये कोटिंग होता है ZnS से, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड, जो कि ग्रीन कलर का एक फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, चमक। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, लाइट जाने के बाद वो ग्लो करती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाईवेज़ पे जो रेडियम लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, लाइट पड़ने पे वो रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब ग्लो करती हैं। तो फ्लोरोसेंस का मतलब होता है एक चमक को दिखाना। ऐसा क्यों किया गया, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि जूलियस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें
एक डिस्चार्ज ट्यूब को गैस से पास किया। तो नॉर्मली हमें मालूम है कि गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गैस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक हाई वोल्टेज क्रिएट किया, हाई वोल्टेज अराउंड 10⁴ वोल्ट, और दूसरी बात लो प्रेशर क्रिएट किया, लो प्रेशर क्रिएट किया लगभग 10⁻⁻⁴ ATM हम इसको कहते हैं। तो जो गैसेस है ना बेटा, यहाँ पे देखोगे, लाइक मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन प्लस में +1 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। सोडियम देख सकते हो, सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। ऐसे ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो O++1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये गैसेस जैसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब से पास करेंगे, किस पे, एक हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे, तो ये गैसेस आयोनाइज हो जाएंगे और कुछ माइन्यूट इनविजिबल रेज क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बेसिकली माइन्यूट इनविजिबल रेज हम ऐसा कह देते हैं कि ये कैथोड से निकल रही होती, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि ये कैथोड से निकल रही हैं। कैथोड से नहीं निकलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस प्लेट को बोलते हैं कैथोड, इस प्लेट को बोलते हैं बेटा एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पूरा सिस्टम आप देखिए ध्यान से, मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ रहे हैं। जूलियस प्रकर एक्सपेरिमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। जूलियस प्रकर ने बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब से गैसेस को पास किया एट हाई वोल्टेज लो प्रेशर। तो नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर गैसेस कैन आयोनाइज, लाइक हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस, ऑक्सीजन प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये गैसेस यहाँ पे हैं, अब ये गैसेस आयोनाइज हो रहे हैं, मतलब एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ ये गैस मूव कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल होता है, तो दिखता नहीं है। तो हमें पता कैसे चला? ये पता इसलिए चला कि जो हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड से कोटिंग करके रखा हुआ था, तो जैसे रेज यहाँ से पास करेगा तो एक चमक क्रिएट होगी, मतलब एक फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा, फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा जो कि चमक क्रिएट करेगा ग्रीन कलर का। तो हमें पता चल जाएगा कुछ माइन्यूट रेज यहाँ ट्रेवल कर रही हैं। इस बात का श्योरिटी और कन्फर्मेशन यहीं से आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जूलियस प्रकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि अगर किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो गैस आयोनाइज, एंड इस आयोनाइजेशन ऑफ गैस में सम माइन्यूट रेज मूव कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ गैसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये मूव करती हैं। तो और भी बहुत सारी इसमें डिस्कशन हुई। सबसे पहले आप लोग इस फिगर को बनाइए, इस फिगर को सब लोग ड्रॉ करो, एंड फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर हम स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। इसमें फिगर बनाइए सभी लोग। ड्रॉ करो बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक बैटरी से कनेक्ट है, हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है, एनोड है, कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, वैक्यूम पंप लगा है क्रिएट वैक्यूम करने के लिए, इनविजिबल रेज निकलनी है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे Zn जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं फ्लोरोसेंस के लिए, ये कैथोड, ये एनोड। गैस को जब हम पास करेंगे तो नॉर्मली एट लो वोल्टेज गैस आयोनाइज नहीं होगा, बट हाई वोल्टेज करने पे अराउंड 10⁴ वोल्ट तक हम जाएंगे तो गैसेस आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइजेशन ऑफ गैस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग एक बार यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, बोलिए सब लोग, इसको नोट करो, पहले बना लो। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिना फिगर के तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये पूरा फिगर ड्रॉ करें आप अपने कॉपी में, है ना।
बना लिया सभी ने? बोलो। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। स्टेटमेंट है, लिखो सभी लोग। देखो, इन 1859 जूलियस प्लकर started the study of in 1859 Julius Plummer started the study of conduction of electricity through gases at low pressure in discharge tube. When a high voltage of the order 10 की पावर 4 volt or more was impressed across the electrode or create across the electrode, then some sort of invisible rays moved from the negative electrode to the positive electrode. Since negative electrode is referred to as cathode, these rays were called cathode rays. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो गई? देख लो, ये रेज एग्जैक्टली कैथोड की तरफ से रिफर्ड हो रही हैं, इसीलिए इनको कैथोड रेज कहा गया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि कैथोड रेज से निकल रही हैं, कैथोड से नहीं निकल रही हैं, गैसेस से निकलती हैं, लेकिन कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव कर रही होती हैं, इसीलिए इनको हम कैथोड रेज कहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्या पढ़ना है हमें बेटा? कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेट लाइन में बहुत ही फास्ट स्पीड से चलते हैं। दे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। ये स्पीड 10 की पावर 7 to 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड तक हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बात तो ये क्लियर हुआ। जब ये मूव करते हैं तो इनके पाथ में अगर किसी व्हील पैडल को अगर हम प्लेस करें तो वो रोटेट वगैरह करना शुरू कर जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैंने इनके पास मास और वेलोसिटी है। क्या है इसके पास? मास और वेलोसिटी है। इस बात की कंफर्मेशन होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट है, जब इस रेज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ले जाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन। कैथोड रेज डिफ्लेक्शन कैसे शो करता है? जब किसी फील्ड में हम इस रेज को पास करेंगे तो ये यहाँ फील्ड ही है, पास करोगे तो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। मतलब पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर सेल्फली नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कोई पार्टिकल है वही तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा भाई। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं। अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर किसी फील्ड में ये मूव कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इस बात की जो डिस्कशन किया था उसको थॉमसन ने किया था। तो थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को क्या किया बेटा? डिस्कस किया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट नोट करो, फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे
बोलिए भाई, पहला पॉइंट नोट करो, लिखो बेटा। फर्स्ट पॉइंट नोट करो सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिखोगे कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन with high speed around 10 की पावर 7 to 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 7 to 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए बेटा, ये बात क्लियर हो गई? आगे लिखोगे एंड produces shadow of object place in path of moving rays, आप ऐसे समझो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेज ऐसे मूव कर रही हैं तो एक शैडो ये क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक शैडो क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नोट करोगे, सेकंड पॉइंट लिखोगे कैथोड रेज, सेकंड पॉइंट नोट करोगे कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट if a small paddle wheel is placed in path of rays or moving rays, then it start rotating। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर किसी पैडल को आप ऐसे देखो, कोई व्हील को अगर हम इनके रास्ते में ऐसे छोड़ देते हैं, ये मूव कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, और यहाँ पे कोई व्हील अगर हम यहाँ पे रख दें तो इससे टकरा के इसको एक मोशन दे देंगे, तो इसीलिए हमें पता चलता है कि इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मतलब है इसके पास एक मास है और इसकी एक वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इससे टकरा के ऑब्जेक्ट से अगर टकराने के बाद इसको एक मोशन दे रहा है, मतलब इसके पास एक मास है, एक वेलोसिटी है, इसको ही हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, इस बात को सबने समझ लिया? बोलो भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट नोट करोगे, लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक field is applied, when electrical and magnetic field is applied in discharge tube, then rays are deflected due to which rays are deflected towards, due to which नहीं बेटा, rays are deflected towards positive plates of field, which show cathode rays are negatively charged. कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। मैं आपको बता दूं, इस स्टेटमेंट के बारे में बताऊं, जो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। जो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को थॉमसन ने ऑब्जर्व किया था। आप जानते भी हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर ने किया था। बट जो कैथोड रेज हैं, ये रेज नेगेटिव चार्ज हैं,
ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज को निगेट्रॉन बोला गया, निगेट्रॉन बोला गया था, पहले इसको निगेट्रॉन बोला गया था, बाद में इसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रखा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी उसको जे थॉमसन ने किया था, वाइल एक्सपेरिमेंट को जूलियस प्लकर ने किया था। इस बात को आप समझेंगे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन पॉइंट्स को नोट करोगे, इस पॉइंट को भी नोट करोगे कि जब हम किसी चार्ज को, रेज को किसी फील्ड में अगर हम मूव कराएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये डिफ्लेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट्स की तरफ, मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज है। इस बात की श्योरिटी यहीं से आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? इसके बाद बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे। पॉइंट्स क्या कवर करना है, पहले हम लोग स्टेटमेंट में नोट कर लेते हैं। नोट करो, इसके बाद का स्टेटमेंट नोट करोगे, लिखोगे कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस। लिखोगे कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस। समझ में आ रहा है? चमक क्रिएट करते हैं भाई, ग्रीन कलर का एक फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट नोट करोगे कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल प्लेट लाइक एल्यूमिनियम का एक थिन प्लेट कह सकते हो, लाइक एल्यूमिनियम। मतलब ये पेनिट्रेट भी कह सकता है, बहुत फास्ट स्पीड से है ना, अगर एक थिन प्लेट अगर रखोगे तो उसको भेद देगा, तो उसमें छेद कर देगा, आप ऐसे समझो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट नोट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करोगे, लिखोगे दे अफेक्ट द फोटोग्राफी प्लेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दे अफेक्ट द फोटोग्राफी प्लेट। क्लियर हो गया? मीन्स मैं आपको बताऊं कि ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक आखिरी डिस्कशन हम लोगों को करना है, एक आखिरी डिस्कशन हमें करना है। डिस्कशन क्या है? जिसको थॉमसन ने ही किया था, थॉमसन ने ही इसको किया था। आखिरी पॉइंट है इसका, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? स्पेसिफिक चार्ज। बेसिकली स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू रेशियो ऑफ मास टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। दैट्स एम्प्लॉई, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं, स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूं तो ये होता है चार्ज अपान मास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या होता है बेटा? चार्ज अपान मास। अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज तो ये E/m होगा, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, और इसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर kg आया था। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया किन्होंने? थॉमसन ने। स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट हो गया E/m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हुआ बेटा? E/m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप ऐसे देखोगे E/m की वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर kg। और मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, और स्पेसिफिक चार्ज की एक यूनिट और हो सकती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर ग्राम भी लिख सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक चार्ज को डिस्कवर किसने किया था? थॉमसन ने किया था। मतलब अब हम एक रिजल्ट पे हैं कि कैथोड रेज को ही हम लोग नेगेट्रॉन, फिर आगे इसको हम स्टोन नाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इतना हम हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, हम बहुत सारे नेम्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधे सीधे जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी उसको किसने किया था बेटा? आप बताइए। जे थॉमसन आप बोलोगे, और स्पेसिफिक चार्ज ये आपको पता चल गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
अब हम लोग आगे कुछ डिस्कशन करेंगे, पहले इसको नोट करो सभी लोग।